चलिए आज हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। आज हम क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो बात करते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की बात कहाँ की गई है? तो भारतीय संविधान में भाग 3 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात की गई है। भाग 3 में कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। यानी अगर हम बात करें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात कहां की गई है, तो मूल अधिकार की बात भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में की गई है। और जो ये भाग 3 है इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। क्या चीज? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। यानी अगर ये पूछने मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई है भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। अगर ये पूछा जाए, ये बताइए ये जो मूल अधिकार है ये कितने हैं? अगर ये पूछ लेता है कि ये बताइए मूल अधिकार कितने हैं, तो 6 हैं। कितने थे? तो 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कितने हैं? तो 6। कितने हैं? 6 हैं। वो 6 कौन कौन से हैं? 6 कौन कौन से हैं? तो पहले की बात करें तो पहला है समता या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरी इसकी बात कहां की गई? अनुच्छेद 14 से 18। पहले हो गई समानता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी बात कहां से कहां तक की गई? 18 खत्म हुआ। 18 के बाद क्या आएगा? 19। 18 के बाद क्या आएगा? 19 से 22 तक। पहला हो गया समानता का अधिकार, इसकी बात की गई 14 से 18 में। दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी बात की गई 19 से 22 में। तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार। इसकी बात की गई है 23 और 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी बात किसमें की गई है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी बात की गई है अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 24 के बाद क्या आएगा? 24 के बाद क्या आएगा? 25 से 28 में इसकी बात की गई है। अगर हम बात करें कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कहां की गई है, तो अनुच्छेद 25 से 28 तक। 5वें की बात करें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। इसकी बात कहां की गई है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में की गई है। लास्ट जो 6ठे की बात करेंगे संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसकी बात की गई है अनुच्छेद 32। चलिए हम देख लेते हैं हमको कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। पहला है समानता का अधिकार, जिसकी बात 14 से 18 में की गई है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी बात 19 से 22 के बीच में की गई है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसकी बात 23 और 24 में की गई है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी बात 25 से 28 में की गई है। पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसकी बात 29 और 30 में की गई है। छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसकी बात अनुच्छेद 32 में की गई है। ठीक है, अब एक एक का समझ लेते हैं समानता का अधिकार क्या होता है। पहली बात हम क्या करते हैं? समानता का अधिकार क्या होता है? तो समानता का अधिकार उसको कहते हैं बिना भेदभाव के, यानी
बिना भेदभाव के व्यवहार करना, या किसी को बगैर किसी को अमीर गरीब ऊंचा नीचा या उसकी जातिवाद या उसके पद को देखकर उसके साथ भेदभाव ना किया जाए, उसी को समानता कहा जाता है, यानी एक समान अधिकार। आप ये ना देखें कि उसका जन्म स्थान क्या है, या वो कौन सी जात का है, या वो अमीर है या गरीब है। इस तरह से अगर उसके साथ भेदभाव नहीं होता, वही कहलाता है समानता का अधिकार। इसमें ये कहा गया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अमीर हो गरीब हो, कोई सरकारी कर्मचारी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सबको समान अधिकार दिए गए हैं। दूसरे की बात करें स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या कहते हैं, जैसे बोलने की आजादी या शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आजादी, ठीक है। यानी आपको बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप बोलते चले जाएं और किसी को भी कुछ भी बोल दें, इसका मतलब नहीं है। आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप बोल सकते हैं, यानी आपका मौलिक अधिकार तभी तक है जब तक आप किसी दूसरे आदमी के मौलिक अधिकार को न छीन लें। जैसे कहने का मतलब यह है कि आपको बोलने की आजादी दी गई है, तो किसी को अच्छे से रहने की भी आजादी दी गई है कि वो अपने सम्मान के साथ जी सकता है। अब आप उसको गाली देंगे तो उसके मौलिक अधिकार को छीन रहे हैं। तो इसलिए आपके मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक आप किसी दूसरे व्यक्ति की मौलिक अधिकार को न छीन सके। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब ये होता है किसी को सताना या किसी से जबरदस्ती काम करा लेना और उसको मजदूरी न देना, या उसको जबरदस्ती शोषित करना या गरीब समझ के उसको सताना, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसकी बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 23 और 24 में। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आपको किसी भी धर्म को मानने की, उसके अनुसार पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता दी गई है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उस धर्म के अनुसार आप अपना पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसकी बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 25 से 28 में की गई है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का मतलब यह है कि जो निचले स्तर के लोग हैं उनको दबाया ना जाए। इसके कहने का मतलब ये है कि जो निचले स्तर के लोग हैं इनको दबाया ना जाए। क्या कह रहा है कि जो इनकी संस्कृति है उसको दबा ना दिया जाए, इसलिए इसको लाया गया संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। यानी सबको उसके संस्कृति को दबाया ना जाए और उसको क्या शिक्षा और संस्कृति पे ध्यान दिया जाए। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यानी आपका अगर इसमें से कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट संवैधानिक उपचार के अधिकार से सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका रक्षक किसको माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये जो होते हैं न्यायालय होते हैं वही इसके रक्षक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में क्लियर हो गया। आगे अभी हम और पढ़ेंगे, डिटेल से एक का डिटेल करेंगे, एक अनुच्छेद का डिटेल करेंगे, उसमें और अच्छे से आप पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया 6 मौलिक अधिकार है। चलिए अभी तो हमने बात किया कि 6 मौलिक अधिकार, लेकिन अभी हमने क्या कहा था कि 7 मौलिक अधिकार थे। एक था संपत्ति का अधिकार। क्या था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये भी था। इसको कब हटा दिया गया, अगर देखा जाए तो इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। इसे हटाकर क्या किया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी अगर ये पूछा जाए कि कितने मौलिक अधिकार थे तो 7 थे, वो कौन सा अधिकार था जिसे हटा दिया गया मौलिक अधिकार से या मूल अधिकार से, वो था संपत्ति का अधिकार। इसे कब हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे संविधान से निकालकर, यानी इसे मौलिक अधिकार से निकालकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब इसकी बात करते हैं, जो हमारा मूल अधिकार है इसका रक्षक कौन है। रक्षक की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट।
यानी न्यायालय का काम होता है हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करना, क्योंकि संविधान हमारा सीधे सीधे मूल अधिकारों की गारंटी लेता है। इसे निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। इसे निलंबित कौन कर सकता है? तो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से निलंबित कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि इसे निलंबित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। इस पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो है संसद। अगर प्रतिबंध की बात करें तो इस पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो है संसद। संसद इस पे प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन न्यायालय इसे अवैध ठहरा सकता है। वैध है या अवैध है, न्यायालय ये डिसाइड करेगा कि मतलब ये लोगों के फायदे के लिए है या नुकसान के लिए है। तो इसका वैध है और अवैध कौन ठहराएगा? तो न्यायालय होगा जो इसे अवैध ठहरा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कानून का अधिकार की सुरक्षा, जैसे कहने का मतलब कानूनों के जो अधिकार होते हैं इसकी सुरक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कानून का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कोई भी कानूनी अधिकार है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कानूनी सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन संसद क्या कर सकता है? उसको परिवर्तित करके नया कानून ला देगा। आप कोई कानून, किसी कानून के जरिए आप सरकार के पास जा रहे हैं, पता चला कि संसद में वो पहले ही बदला जा चुका है, यानी कानून का सहारा आप ले रहे हैं, लेकिन उस अधिकार को उस कानून को जब बदल दिया जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मौलिक अधिकारों की गारंटी संविधान ने खुद ले रखी है। कहा है कि मौलिक अधिकार में ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो मौलिक अधिकार में ऐसा नहीं होगा। संसद डायरेक्ट नहीं बदल सकती है कानून को। इसको बदलने के लिए उसे संशोधन करना पड़ता है, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। बगैर संविधान के संशोधन के मूल अधिकार को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी मूल अधिकार की गारंटी सीधे कौन लेता है? संविधान लेता है। इसलिए मौलिक अधिकार में अगर कुछ भी चेंजेस लाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि इसकी बात कहां से कहां की गई है? अनुच्छेद 12 से 35। अब एक एक अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 से 35 तक के बाद बीच में इसकी बात की गई है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, चलिए अब एक एक अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 12 सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि इसमें किसके बारे में बात की गई है? अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य की परिभाषा। चलिए देखते हैं राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। अच्छा, इसमें देखिए देश की बात नहीं की है, राज्य की परिभाषा। लेकिन इसका मतलब है राज्य का मतलब ये नहीं किसी स्टेट के बारे में नहीं बात हो रही है। यहाँ जो राज्य कहा गया है ये पूरे देश के लिए ही कहा गया। यहाँ किसी स्टेट के बारे में बात नहीं हो रही है। राज्य की परिभाषा में कौन कौन आ जाता है? चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, नगर पालिका हो, पंचायत हो, म्युनिसिपैलिटी हो, या कोई प्राइवेट कंपनी हो जो सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, वो भी राज्य के अंदर आती है। ठीक है, इसके बारे में बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 12 में। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? चाहे वो केंद्र सरकार हो, या राज्य सरकार हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे डीएम हो। ठीक है, ये सब लोग आ जाते हैं राज्य के अंदर। या कोई ऐसी कंपनी जैसे LIC। ठीक है, अगर कोई भी हमने कह दिया राज्य के अंदर सब आ गए, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पंचायत हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे LIC हो। LIC तो कंपनी है, यानी कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी
या सरकारी कंपनी या प्राइवेट कंपनी का मतलब कि वो सरकार के साथ मिलके अगर कोई काम कर रही है तो भी राज्य के अंदर आ जाती है। ठीक है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, प्राइवेट कंपनी अगर सरकार के साथ मिलके काम कर रही है तो भी राज्य के अंदर आ जाती है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 13 की। अब हम किसमें बात करेंगे? अनुच्छेद 13 की। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 13 में, यानी अनुच्छेद 13 में इसकी क्या बात की गई है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों की असंगत विधियां, यानी जैसे कहने का मतलब अभी हमने क्या कहा था, अल्पीकरण या असंगत। इसमें दो चीजों की बात की गई है, अल्पीकरण और असंगत। कहने का मतलब ये है कि आपका, अभी हमने क्या कहा था, मूल अधिकार, आपका मूल अधिकार वहीं तक सीमित है जहां तक आप किसी दूसरे के मूल अधिकार को ना छीन लें। जैसे कहने का मतलब अनुच्छेद 13 कहता है कि एक चीज बताइए, अगर हम आपके मूल अधिकार को कम ना करें, अल्पीकरण न करें, तो आप कहेंगे कि मुझे दौड़ने का अधिकार है तो मैं कहीं भी दौड़ सकता हूं। तो आप किसी के फसल में दौड़ने लगे तो उससे उसका फसल नुकसान भी तो होगा, तो उसको भी तो अधिकार है, तो अपने फसल को उगा सकता है। आप दौड़ के उसके फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इस अनुच्छेद 13 में कहा गया कि आपका मूल अधिकार वहीं तक सीमित है जब तक कि आप किसी दूसरे का मूल अधिकार ना छीन लें। जैसे कहने का मतलब यह है, कोई सोने जा रहा है और आप इतना लाउड, इतना तेज साउंड करके कोई चीज बजा रहे हैं तो वो आदमी सो नहीं पा रहा है, तो उसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि उसको भी सोने का अधिकार है। अगर आपको गाना बजाने का अधिकार है तो उसको सोने का अधिकार है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यही कहा गया अनुच्छेद 13 में कि आपका मूल अधिकार वहीं तक है जब तक कि आप किसी दूसरे के मूल अधिकार को ना छीन लें। चलिए, इसके बारे में हम विधिवत से बात करेंगे अनुच्छेद 32 में। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 13 के बाद अनुच्छेद 14। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 14 में। ये हो गया अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 में क्या था? अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण, क्या चीज? कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण, कानूनों के समक्ष समानता और संरक्षण दोनों की बात की गई है अनुच्छेद 14 में। कानूनों के समक्ष समानता और संरक्षण की बात की गई है। किसकी बात की गई है? कानून के समक्ष, कानूनों के समक्ष समानता और संरक्षण, समानता और संरक्षण। अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें कहा गया है कानूनों के समान समानता या संरक्षण, यानी कहने का मतलब कानून के समान समानता आपने पढ़ा ही था कि सबको एक नजर से देखा जाएगा, कानून सबके लिए इक्वल होगा। कुछ संरक्षण दिए गए हैं जो अल्पविहित है, यानी कहने का मतलब जैसे महिलाओं को या कुछ, इसकी बात इसमें की गई। अनुच्छेद 14 कहता है कानूनों के समक्ष समानता, यानी कानून सबके लिए इक्वल होगा, चाहे वो कोई अधिकारी हो, छोटा आदमी हो, सबके लिए इक्वल होगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है मूल वंश धर्म जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या कह रहा है? धर्म, मूल वंश, लिंग, जात, किसी भी तरह से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के बारे में अनुच्छेद 15 में बात की गई है।
चाहे उसका धर्म कोई भी हो, धर्म जात लिंग, धर्म जाति लिंग, ठीक है, या किसी भी तरह से उसके साथ या जन्म के आधार पर या किसी भी तरह से उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी के साथ हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे। जैसे दुकान खोलना है, जैसे मान लीजिए किसी आदमी को यहाँ दुकान खोलना है, ठीक है, यहाँ दुकान खोलना है, ये दुकान की बात हो जाएगी, या ये मान लीजिए मंदिर हो गया, ये हो गया मस्जिद। अब कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं देखेंगे कि कोई व्यक्ति है तो आपने एक दुकान खोल रखा है, तो आप कोई गरीब आदमी आ रहा है या कोई निचली कास्ट का आदमी आ रहा है तो आप कहेंगे कि आप मेरे दुकान में नहीं आ सकते। ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो सार्वजनिक जगह होता है उसके लिए स्वतंत्रता दे दी गई है। अनुच्छेद 15 में आप किसी भी धर्म जाति लिंग या किसी भी भेदभाव के तरह उसके ऊपर नहीं रोक सकते हैं कि आप यहाँ नहीं आ सकते, या आप ये नहीं कह सकते कि आप बिहार के रहने वाले हैं, आप मुंबई में कैसे चले आए। ये सब हमारा अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा अगर हम किसी को इस बात से रोकते हैं। या मंदिर या मस्जिद में कोई निचली कास्ट का, निचली जात का आदमी जा रहा है तो हम उसको रोक दें, तो ये इस चीजों को, इस चीज की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 15, इसी को हटाने के लिए। क्योंकि पहले हमारे देश में देखा गया कि काफी छुआछूत था, यानी लोग गलत तरीके से बिहेव करते थे, कहते थे कि ये निचले कास्ट का है, ये इस कास्ट का है, इसलिए हम इसको मंदिर में नहीं जाने देंगे, तो इसको स्कूल में नहीं जाने देंगे। इसी चीजों को देखते हुए जो संविधान बना रहे थे लोग, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि इसको मिटाया जाना चाहिए, कि किसी तरह से लोगों के साथ भेदभाव ना हो, ये ना देखा जाए वो औरत है या मर्द है या किसी भी तरह का उसके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, चाहे उसके कास्ट के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर। अनुच्छेद 16 की बात करेंगे। अनुच्छेद 16 की बात करें, अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि रोजगार में अवसर की समानता, यानी रोजगार में सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। रोजगार में अवसर की समानता, यानी रोजगार में सबको अवसर की समानता दी जाएगी। ये किसी पर्सनल के लिए नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं सरकार कोई वैकेंसी निकालती है तो उसमें केवल क्राइटेरिया होता है कि आपको ये क्राइटेरिया पूरा करना है। जैसे 12th यूपीपी का फॉर्म निकला तो क्या कहेगा, 12th पास चाहिए, उसमें ये नहीं कहता कि इस कास्ट के लोग चाहिए या इस तरह के लोग चाहिए, वो केवल एक क्राइटेरिया रखता है कि इतना एजुकेटेड आदमी की जरूरत है हमको, इतना एजुकेटेड आदमी रहेगा इस काम को कर लेगा। बाकी रोजगार में सबको समान अधिकार दिए जाते हैं। उसमें जात प्रथा या छुआछूत या किसी तरह से उसके अवसर को ये नहीं देखा जाता है तो किस कास्ट का है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 16। हम अनुच्छेद 17 की बात करते हैं, यानी रोजगार में आपका कास्ट लिंग या जात कुछ भी देखी नहीं जाती है, केवल आप इस क्राइटेरिया को पूरा कीजिए जो सरकार निकाल रही है, आप पेपर निकालिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। जात के नाम पे या किसी और नाम पे सरकार आपके साथ बिहेव नहीं करेगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 17, छुआछूत का अंत। छुआछूत आपको पता है, लोग पहले एक दूसरे से घृणा करते थे, उसी की बात यहां की गई है। छुआछूत, छुआछूत की बात की गई है। छुआछूत का अंत, जैसे ये SC/ST का आदमी है या ये निचली कास्ट का आदमी है तो लोग उसे घृणा करते थे कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, तुम ये पानी नहीं पी सकते हो, तुम मेरे गिलास को नहीं छू सकते हो या तुम मेरे शरीर को नहीं छू सकते हो। इस छुआछूत के लिए ही अनुच्छेद 17 का प्रावधान बनाया गया, ताकि हम जात के प्रथा को, यानी किसी भी जात के प्रथा के नाम पे छुआछूत को बढ़ावा ना दें। यानी ये ना कहे कि मेरे जात में या मेरे जात में जो प्रथा बनाई गई है उसके अनुसार ये SC/ST का आदमी है, ये मेरे प्लेट में खा नहीं सकता या मेरे शरीर को नहीं छू सकता, वो भी इंसान है। इसी
के लिए जो प्रावधान बनाया गया उसकी बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 17 में की गई है कि आप किसी भी जाति प्रथा के नाम पे किसी के साथ छुआछूत को बढ़ावा नहीं दे सकते, यानी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते या छुआछूत को बढ़ावा नहीं दे सकते। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का अनंत। कहने का मतलब अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत। क्या कहा गया? अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत, यानी कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी जिसकी वजह से वो ये समझने लगे कि मैं तो बहुत बड़ा हूं। और दूसरी चीज कहा गया कि आप विदेशों से यानी किसी भी दूसरे देश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, यानी किसी दूसरे देश से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। जबकि इसमें कुछ है जो भारत में दिए जाते हैं, जैसे कहने का मतलब पद्मश्री, पद्म विभूषण, इसको इसमें नहीं दिया जाएगा। यानी कोई और जैसे सेना में कर्नल, जनरल, कमांडर, ये जो उपाधि दी जाती है इसके अलावा कोई और उपाधि नहीं दी जाएगी। और दूसरी चीज, आप किसी दूसरे देश से कोई उपाधि नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी दूसरे देश यानी विदेशी राज्य से या विदेशी देश से आप कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। आगे अनुच्छेद 19 कल बात करेंगे। आज का क्लास यहीं पे ओवर होता है।